Hello and a very warm welcome everybody. In the last year, defection and disqualification has been in the news and इसीलिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अपने बेसिक फैक्ट्स जो है ना वी कवर इट अप ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब डिफेक्शन से संबंधित एक कानून है जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ एंड ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया है अंडर द 10th शेड्यूल ऑन द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग किया था डीले फ्रॉम द स्पीकर साइड कि भाई तुमने डिसाइड नहीं किया है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर अपना डिसीजन नहीं दिया है इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। अब यहाँ पर यही डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कुछ बातें करते हैं। तो अब डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो हमें पता है कि ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो डिफेक्शन मतलब क्या? मतलब ये चीज होता है कि भाई एक एमएलए या एमपी जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम दी पर्टिकुलर पार्टी। अब इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसको अपने थोड़ी देर में जानेंगे, बट कुछ दूसरे बेसिक फैक्ट्स जिसको जानना बहुत जरूरी है। जब भी डिफेक्शन का मसला होता है तो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो होता है ना वो उस हाउस का प्रेसाइडिंग ऑफिसर का होता है। मतलब अगर लोकसभा है तो स्पीकर डिसाइड करेंगे, राज्यसभा है तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे या डिप्यूटी चेयरमैन, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्टेट के स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो स्टेट के चेयरमैन। ठीक है, ऐसे डिसाइड होता है। और जो भी पेटिशन रहेगा इसके ऊपर फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? इन्हीं प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का रहता है। अब एक चौंकाने वाली बात यह है कि संविधान या कोई भी कानून एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं देता कि भाई एक ही महीने में ये जो चेयरमैन, ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं इनको डिटरमाइन करता है कि डिफेक्शन का डिसीजन क्या है उनका फाइनल। कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है ऑन द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। एंड यहीं से पॉइंट आता है कि सुप्रीम जो भी कोर्ट्स हैं वो इस बीच प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कोई भी आदेश वगैरह नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम को तभी या कोई भी कोर्ट्स तभी इंटरवीन कर सकती हैं जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वो डिसीजन ले लिया है। उसके बीच में जब तक वो डिसाइड करते रहेंगे ऑन देयर डिसीजन ऑफ डिफेक्शन, कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। और यहीं पे यूपीएससी ये आपसे सवाल पूछ सकता है। अब ये जो पॉइंट है इसको यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना इट वाज ओरिजिनली नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको ऐड किया गया है किससे? 10th शेड्यूल में। मतलब डिफेक्शन के तहत ही ऐड किया गया था जब कहा गया था कि किस कौन से व्यक्ति को अपने कह सकते हैं डिफेक्शन किया है उसने, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर डिफेक्शन। उस टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल पार्टी को ऐड किया गया था। अब यहाँ पर कुछ केसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज जो डिफेक्शन से संबंधित है और जो एमपी या एमएलए उनके डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित हो सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन से केस में क्या चीजें हुई थी एंड इट कैन आस्क यू इन द मैच द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। अब आते हैं डिफेक्शन के ऊपर। तो जो डिफेक्शन होता है मतलब डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके कुछ चीजें हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ और उसका एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा। तो इसके अंदर अपने क्या देख सकते हैं कि जब कोई भी मेंबर वॉलेंटरली अपने पार्टी का मेंबरशिप दे देता है, छोड़ देता है, जिस पार्टी के टिकट से उसने इलेक्शन लड़ा और जीता, और वो अगर उसके विपरीत काम कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है अंडर डिफेक्शन लॉ। दूसरी बात, अगर जो भी पार्टी के विप ने, विप मतलब जो मुखिया हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है अगर उस आदेश को एब्सटेन कर दिया गया इन दी लेजिस्लेटिव हाउस या इन दी कोई भी पार्लियामेंट के हाउस, तो उस टाइम पे भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अनटिल एंड अनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना, अनटिल एंड अनलेस 15 दिनों के अंदर ये चीज नहीं कहा जाता फ्रॉम द एमएलए जिसने एब्सटेन किया था विप के डिसीजन को कि उससे गलती हो गई। 15 दिन के अंदर अगर उस एमएलए या एमपी ने माफी नहीं मांगी या जो पार्टी है उन्होंने ये चीज नहीं कह दिया कि इनसे गलती से ये चीज हुआ रहेगा, तो तब तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि कंडोनेशन का पीरियड जो होता है वो 15 दिन का होता है। और कंडोनेशन मतलब ये चीज जो अभी मैंने आपको समझाया। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे हो सकता है? सेकंड प्रोविजन इज, जब भी कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो कोई भी पार्टी के टिकट से नहीं लड़ा, अगर वो इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिफेक्शन कहलाएगा। तीसरा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब अपने को पता है कि
राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम अ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के इलेक्शन के बाद अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे। 6 महीने के अंदर अगर ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं कहलाएंगे। सो दिस इज हाउ द डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस। अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि रिसेंटली राघव चड्डा वाला एपिसोड आपको पता रहेगा कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ आप पार्टी जिसने राज्यसभा के अंदर बीजेपी के साथ मर्ज किया, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको डिफेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। तो अ पार्टी मर्जर जहां पे 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स ने मर्ज किया है तो दैट इज एन एक्सेप्शन। इसके अलावा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, यहाँ पे वो लोगों को, ठीक है, उन लोगों के ऊपर ये चीज लागू नहीं होगा। इसको हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ही समझा था। तो दिस इज वन अनदर पॉइंट। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, बट संविधान इसके अलावा क्या दूसरे डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस देता है क्या? तो हाँ देता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सी, ओरिजिनली जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन 5 ऐसे प्रोविजंस देता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन वो उसके अंदर कहता है, वो इस विंडो को ओपन भी रखता है कि आगे चल के अगर पार्लियामेंट को कुछ लगता है तो पार्लियामेंट कैन आल्सो ऐड सम थिंग्स जिसके तहत कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो व्हाट आर द 5 प्रोविजंस जिसको ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है? तो यहां पर वी नीड टू नो दीज पर्टिकुलर 5 प्रोविजंस। सो वो 5 प्रोविजंस यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिटिंग लॉ मेकर अगर आप देखें, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द ओरिजिनल डिस्क्वालिफिकेशन? एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रहेगा, एक तो वो अनसाउंड माइंड का रहेंगे, एक तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहेंगे अगर उन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया रहेगा, एंड इफ दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो डिफेक्शन है, इट वाज नॉट ओरिजिनली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट लेटर ऑन इट वाज एडेड अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इट इज व्हाट काइंड ऑफ a means it was added through an act, so it is considered a statutory provision but also it is considered a constitutional provision. So constitution जो है explicitly इन 5 चीजों के बारे में मेंशन करता है एंड डिस्क्वालिफिकेशन को कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत किया जाता है, दैट इज 1951 का आरपीए एक्ट। एंड ये 5 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो विंडो है ना उसको ओपन रखता है फॉर एनी एडिशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस बाय द पार्लियामेंट इन द फ्यूचर। यहां पर कुछ दूसरे केसेस हैं जो बताते हैं। अब आरपीए 1951 का सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए अगर 2 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल हो जाता है या अगर उसको सजा मिलती है कुछ ऐसे केस के लिए जिसका कन्विक्शन पीरियड 2 साल या 2 से ज्यादा साल के लिए होता है, तो दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड एंड दे आर डिस्क्वालिफाइड फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 6 years। एंड यहां पे जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे प्रूवन गिल्टी तक ये रहेगा, मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस चलते हैं बट दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड उस टाइम पे। अब अगर वो गिल्टी प्रूव हो गए बाय द कोर्ट, उस टाइम पे दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन बट नॉट ऐसे ही। ऑलराइट, और जब इन चीजों के ऊपर अगर डिसाइड करना रहा ना डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, मतलब देखो डिफेक्शन के ऊपर डिसाइड किसको करना है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन जो अपन ने अभी 5 चीजें बात करी, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, इस टाइम पे डिसीजन किसका रहेगा? द प्रेसिडेंट प्लस द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डिफेक्शन में स्पीकर या चेयरपर्सन का रहता है, यहां पर प्रेसिडेंट प्लस इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या दिया जाता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951? ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो ये बाद में एडिशन किए गए हैं। सो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिजिनल में दिया गया था। सो यूपीएससी आपको यही चीज पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे क्या चीज ऐड की गई थी और क्या चीज नहीं ऐड की गई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली नहीं था, तो यहां पर ये चीज आपको याद रखना है, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन अंडरस्टैंडिंग यहां पर, और ये केसेस को आपको याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को लग रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। रिसेंटली क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज 130th अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत कहा गया था कि अगर कोई मिनिस्टर को डिटेंशन में भी रख दिया गया ना तो भी आप उसको निकाल सकते हो। और वो डिटेंशन पीरियड कितने टाइम का रखा गया? 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए अगर डिटेंशन किया गया फॉर अ पर्टिकुलर
ऑफेंस जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली वो मिनिस्टर को क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड इसके अंदर सभी मिनिस्टर्स इंक्लूडेड है, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, पीएम, सीएम, सभी लोग इंक्लूडेड हैं। और अगर ऐसा कोई भी मिनिस्टर के साथ होता है तो पीएम को उसको निकाल देना चाहिए, स्टेट मिनिस्टर्स को, जो भी लोग रहेंगे उसको निकाल देना चाहिए, और उनके रीअपॉइंटमेंट में कोई भी बाधा नहीं आएगी अगर वो कस्टडी से छूट के आ गए। तो जैसे पहले अपन ने देखा कि 6 इयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन का कूलिंग ऑफ पीरियड था, अगर 2 साल के लिए वो सजा हो गए तो, लेकिन यहां पर कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे दे कैन बी रीअपॉइंटमेंट, बट ये याद रखना कि 30 डेज के बाद उसको निकाल दिया जाना चाहिए। हाउएवर ये एक बिल है, अभी तक ये एक्ट बना नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो जो बिल्स होते हैं उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, दैट इज आर दे अंडर आर्टिकल 368 और आर दे अंडर, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लग जाएगा और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी एक लग जाएगा। इस टाइम पे प्रेसिडेंट का क्या रोल प्ले होता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग। आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इट विल बी अपलोडेड इन द चैनल, ठीक है, तो आप वहां से आप ले सकते हो, ठीक है, करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। सो इसी के साथ आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।